नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि अप्रैल का महीना आज खत्म हो गया है और मई की शुरुआत से पहले पुतिन ने अमेरिका को डराने वाला बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और इस वक्त नेटो के हर देश की नजर मॉस्को पर है। और मई के महीने में पुतिन ने यूक्रेन पर 5वीं दिशा से हमले का प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि यह हमला ऐसा होगा जिसके बाद जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़कर भागना ही होगा, नहीं तो बाइडेन भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। पुतिन ने नेटो के टैंकों को उल्टा टांगना शुरू कर दिया है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसने बाइडेन और पूरे नेटो गैंग में 100 डिग्री सेल्सियस वाली दहशत फैला दी है। लेपर्ड टैंक मॉस्को में लटकाया जा रहा है। यूक्रेन के टैंक लटकाए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर अमेरिका से मिली M777 तोप तक मॉस्को का यह चौराहा इस वक्त नेटो के दबा किए गए हथियारों का म्यूजियम बन चुका है। यूक्रेन की जमीन पर लड़ने पहुंचा जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड अब रूस की सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है। नेटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद किया है, उनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका के एब्रम्स टैंक का है। इसमें ब्रिटेन का सबसे खतरनाक चैलेंजर टैंक है। इसमें जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड भी है। इसमें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी है। इसमें अमेरिका की तोप M777 भी है। इसमें अमेरिका के हिमार्स मल्टी बैरल सिस्टम भी है। रूस से लड़ने पहुंची नेटो की इन मशीनों का अंजर पंजर हर कलपुर्जा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और साथ में एक्सपोज हुई है 32 देशों वाली नेटो पावर। बазовое шасси является семейство Абрамс М1А1। पुतिन ने अकेले पूरे पश्चिमी मोर्चे को यूक्रेन में खदेड़ कर रख दिया है और अब नेटो के ये हथियार रूस की पब्लिक को दिखाने के लिए मॉस्को की नुमाइश में रखे गए हैं। День что-то обновлять, что-то новое, поэтому приходим вот посмотреть. इससे पहले युद्ध के शुरुआती दौर में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी राजधानी कीव में ऐसी ही नुमाइश रखी थी। रूस के तबाह हुए टैंकों और तोपों को कीव के चौराहे पर दिखाया गया था। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बेइज्जत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। यूक्रेन के युद्ध में नेटो ने खुलकर ज़ेलेंस्की का समर्थन किया है। लगातार हजारों करोड़ के हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए नेटो देशों में लगातार युद्धाभ्यास हो रहा है, लेकिन पुतिन डरे नहीं और अब हालात ये है कि 1/4 यूक्रेन रूस के कब्जे में जा चुका है। इस वक्त नेटो के सामने यूक्रेन की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यूक्रेन के दलदल में अमेरिका समेत पूरा नेटो बुरी तरह से फंस चुका है। At the Washington summit in July, I expect leaders will agree to upgrade the NATO role in coordinating security assistance and training for Ukraine. I believe we also need a major multi-year financial commitment to sustain this support, to demonstrate that our support to Ukraine is not short-term and ad hoc, but long-term and predictable. This would send a clear message to Moscow. They cannot win and they cannot wait us out.
पुतिन ने यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए उसके उत्तरी शहर खार्किव पर चढ़ाई शुरू कर दी है और यहां जनवरी में हुए एक मिसाइल हमले को लेकर यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात बताई है। इस हमले में रूस ने उत्तर कोरिया के हॉटसॉन्ग 11 सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने रूस को अपनी हॉटसॉन्ग मिसाइल सप्लाई की थी और फिर पुतिन ने यही मिसाइल यूक्रेन पर फायर कर दी। नाटो में दहशत इस बात की है कि इस मिसाइल हमले से पहले पुतिन उत्तर कोरिया गए थे और अब उसके सामने रूस के साथ साथ एक और नई ताकत है जिससे लड़ना आसान नहीं होगा। हॉटसॉन्ग सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल जिससे यूक्रेन पर हमला हुआ उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और यह मिसाइल टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। Beijing, Tehran and Pyongyang must not believe that they can get away by using force. They must understand that democracies are strong, that we have staying power and that we stand for our values. That is why Ukraine's fight is so important. You fight not only for yourselves, but for the freedoms we all treasure. So let me say from the bottom of my heart, thank you so much to Ukraine. मॉस्को की नुमाइश से बाइडेन और अमेरिका की बहुत बेइज्जती हो रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऑर्डर दिया है कि वो अब अमेरिका के दिए हुए एब्रम्स टैंक को फ्रंट से हटा लें। यूक्रेन को अमेरिका ने 31 एब्रम टैंक्स दिए थे। अब रूस ने इनमें से 5 टैंक फोड़ डाले हैं, यानी पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। इस खबर ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का सबसे पावरफुल टैंक रूस के खिलाफ नाकाम साबित हुआ है, या कहें कि एब्रम्स टैंक्स यूक्रेन के युद्ध में फेल हो चुका है। इसी वजह से अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि यूक्रेन उसके बाकी एब्रम्स टैंक लौटा दे। एक टैंक ने बाइडेन की इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी कि अमेरिका ने टैंक वाली पावर डबल करने की बजाय यूक्रेन से अपने टैंक हटाने का ही फैसला कर लिया। इसकी बड़ी वजह बने हैं रूस के किलर ड्रोन, जो एक शिकारी की तरह यूक्रेन के ठिकानों का शिकार कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई अंडरग्राउंड बंकर हो या फिर चलता फिरता बंकर, यानी टैंक या कहें कोई बख्तर बंद गाड़ी। अमेरिका चीन से डरा हुआ है, अमेरिका उत्तर कोरिया से डरा हुआ है और अब ईरान को लेकर उसका नया डर इजराइल में देखा जा रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को अपनी एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल सप्लाई की थी। अब उसी मिसाइल ने लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दागी गई एंटी टैंक मिसाइल। पहला फायर, टारगेट खत्म। दूसरा फायर, टारगेट खत्म। अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस तरह की लड़ाई अब बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का रूप ले रही है। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर हमला कर रहा है। एक बार फिर देखिए पहले 2 हमलों में कौन से टारगेट को किस तरह खत्म किया गया। लेकिन उससे पहले देखिए अटैक हुआ किस मिसाइल से। ये है अल्मास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। आप इसे इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई में ईरान की एंट्री भी कह सकते हैं।
अलमास मिसाइल का कनेक्शन इजरायल की स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजरायल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजरायल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइल से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अलमास के हमलों के बाद इजरायल में इसे हिजबुल्लाह का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। इसी अलमास मिसाइल से हिजबुल्लाह ने पहले माउंट मेरोन पर हमला किया। ये जगह लेबनान इजरायल बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ टारगेट किया आयरन डोम के रेडार को। माउंट मेरोन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला। इसी रेडार से इजरायल हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक कर रहा था। दूसरा हमला मनारा में हुआ, जहां इजरायल की गोलानी ब्रिगेड का ठिकाना है। यहीं पर हिजबुल्लाह ने टॉप एंगल वाली आतंकी मिसाइल से अटैक किया और यहां पर भी टारगेट तबाह कर डाला। ऐसे हमलों से उत्तरी इजरायल में बहुत दहशत है। कब हिजबुल्लाह की मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजरायल के लोग इसे लेकर काफी दहशत में हैं। Yes, I'm afraid. That's why I've moved away. The war is a joke. Ping pong. They shoot at us, we shoot at them. But it must finish at some point. My feeling is that diplomacy will not help unless they develop some kind of superpower. Maybe it will only end after some serious fighting, much more serious. But it has to finish. कई शहर खाली हैं और अब यहाँ इजरायल के सैनिक रहने लगे हैं। इजरायल की फोर्स कई इलाकों में फैली हुई है और यही अब हिजबुल्लाह के टारगेट बन गए हैं। जब से हिजबुल्लाह ने अलमास का वीडियो जारी किया है, इजरायल में कहा जाने लगा है कि ईरान अब लेबनान के रास्ते उसको टारगेट कर रहा है। अलमास मिसाइल 3 तरह की होती है। अलमास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर। अलमास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर। अलमास 3 इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। क्योंकि इजरायल के कई शहरों और वहां मौजूद इजरायली सेना लंबी दूरी वाली अलमास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहर में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। We do have our, bag of documents and money and essentials for the situations. We have shelter in our house, so we're just waiting on the ticking bomb. I think from some position, but we try to stay business as usual as much as possible. इजरायल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह की लीडरशिप के बड़े हिस्से को खत्म करने का दावा इजरायल कर रहा है। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים או שהם מתחבאים ומפקירים את דרום לבנון לפעולתו של צה"ל שנעשית באופן אינטנסיבי. 2006 में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजरायल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजरायल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो वो इस बार गाजा में कर रहा है। इस वक्त इजरायल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन दहशत इजरायल में भी है। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। I'm a little bit concerned because it is an unusual situation. It's the first time that we are in this kind of threat. And I'm a little bit worried. It doesn't concern me, but we are getting prepared because we have 3 kids. So we are aware of the situation and of the dangers. So we do prepare in advance. We have some water, dry food, and things in our house for a couple of days stay without electricity or supermarket or anything.
देखा जाए तो इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह ना सिर्फ अदमास बल्कि ऐसी मिसाइलें फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अभी हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेरान एयर सर्विलांस एयरबेस पर भी हमला किया। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका हर हमला इजराइल को मुंहतोड़ जवाब है, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर फिक्र फैल चुकी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने लेबनान के प्रधानमंत्री से मिलकर वार्निंग जारी की है। Refusons le scénario du pire. Au Liban du Sud, la guerre est déjà là, même si elle ne dit pas son nom. C'est la population civile qui en paye le prix. Personne n'a intérêt qu'Israël et que le Hezbollah, d'ailleurs, poursuivent cette escalade. J'ai porté ce message ici auprès du Premier ministre Mikati, auprès du président du Parlement et du chef d'état-major des armées. Et je le porterai également, ce même message, en Israël dès mardi. देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। पाकिस्तान की संसद में ही पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के जिस मौलाना को दुनिया मौलाना डीजल के नाम से जानती है, उसी मौलाना ने कह दिया है कि देश चलाना है तो भारत से सीखो। मौलाना डीजल के भाषण ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी है। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में बजा मोदी का डंका। कट्टर मौलाना हुए मोदी नीति के मुरीद। मोदी से पाकिस्तान ने लगाई गुहार। पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी हो रहा है। पाकिस्तानी संसद में मोदी का गुणगान हो रहा है और जो जनाब पाकिस्तानी संसद में मोदी का गुणगान कर रहे हैं उनके बारे में पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि वो भारत का विरोध करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान ने 360 डिग्री टर्न ले लिया है? आखिर क्या हुआ मौलाना के साथ? तो सुनिए, मौलाना के इस दर्द के पीछे है पाकिस्तान की तंगहाली, पाकिस्तान की भुखमरी, पाकिस्तान की कटोरा छाप वाली छवि। और किसी ने सच ही कहा है कि सच को एक ना एक दिन हर किसी को कबूल करना पड़ता है। सो मौलाना भी मोदीमय हो गए हैं और पाकिस्तान से उखाड़ फेंकना चाहते हैं शहबाज और जरदारी की सरकार को, जो आसिम मुनीर की सरपरस्ती में रेंग रही है। मौलाना फजलुर रहमान जब पाकिस्तान की संसद में भारत की तारीफ कर रहे थे तब वहां सुई पटक सन्नाटा पसरा हुआ था। स्पीकर से लेकर क्या पक्ष और क्या विपक्ष सब एक टक मौलाना को देख रहे थे। एक बार फिर सुनिए हिंदुस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की कटोरा पॉलिटिक्स की कहानी, सीधे पाकिस्तान की संसद से पाकिस्तान के कट्टर नेता की जुबानी। 15 अगस्त 1947 को
सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल हर रोज दीवार दर दीवार ढहते पाकिस्तान की इस फटेहाल हालत के लिए पाकिस्तानी सेना को जमकर कोसते हैं। मौलाना डीजल ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की बर्बादी की असल मुजरिम पाकिस्तान के जनरल हैं। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। पाकिस्तान की हालत यह हो चुकी है कि वहां पैदा होने वाले बच्चे के सिर पर 2 से 3 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। यह कर्ज कहां से चुकाएगा पाकिस्तान, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कटोरा लेकर चौराहे पर खड़ा है। फजलुर रहमान ने IMF के कर्ज का भी जिक्र किया, जिसकी दूसरी और आखिरी किश्त के लिए इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सहमति दी थी। कर्ज की आखिरी किश्त की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान ने IMF के सामने नए लोन के लिए फरियाद लगा दी है। हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त 1 लाख 1.5 लाख का करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है, लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को राहत पैकेज के तहत 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की तत्काल मदद को मंजूरी दे दी है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अब इस मदद का उपयोग पाकिस्तान कितने दिन तक कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात की थी। शहबाज शरीफ ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए कर्ज को लेकर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से चर्चा की थी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।